हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और 11th क्लास लेने जा रही हूँ। 11th क्लास वालों तैयार हो जाओ। माल खरीद लिया हमने, एसेट्स खरीद ली हमने, परचेज कर ली, सभी प्रकार की परचेसिंग कर ली है। अब क्या करना है? जो माल खरीदा उसे हमारी शॉप में सजा के थोड़ी ना रखना है, डेकोरेट करके थोड़ी रखना है उसे क्या करना है? वापस सेल करना है। क्योंकि जो गुड्स हमने परचेस किया है उस गुड्स को हम सेल करेंगे तभी तो प्रॉफिट अर्न करेगा। हमारा बिजनेस में प्रॉफिट कैसे होगा? जो भी परचेस गुड्स किया उसे सोल्ड करने पर। तो गुड्स को क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे। माल को क्या करेंगे? बेचे। परचेस मीन्स खरीदना, सेल्स, सोल्ड मीन्स बेचा, बेच दिया। माल किसको बेचा? उसके लिए तो सोल्ड गुड्स। तो आज सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। माल खरीदना सीख लिया, चलो बेच डालते हैं, सारा बेच डालते हैं। जितना ज़्यादा बेचोगे उतना ज़्यादा लाभ कमाओगे। तो अब देखिए, पहली बात बहुत अच्छे से आप समझ लिए, आप जब तक स्टूडेंट बन के रहेंगे ना, आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी करेंगे सब भूल जाएंगे। आपको क्या बनना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। आपको अपनी खुद की शॉप, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी शॉप है और मेरी शॉप है, मैंने शॉप स्टार्ट की है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैंने इसमें माल खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि मेरे पास माल होगा तभी तो मैं बेचूंगा। तो पहले काम क्या करना? बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, क्या रहती है? शॉप रहती है बिल्डिंग में, किसी भी बिल्डिंग में आपको किराया रेंट पर लेकर या उस पर शॉप को रेंट पर लेकर कैसे भी बिजनेस करना है, हमें जिस टाइप का बिजनेस करना है, जैसा बिजनेस करना उसके अकॉर्डिंग तो क्या करेंगे? बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए पहले माल खरीदेंगे। अगर हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्शन वर्क का काम है तो रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, और उसे हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उस माल को बना के तैयार करेंगे। लेकिन अगर हम एक ट्रेडर है, एक हम व्यापारी है, हम बनाया रेडीमेड माल लेकर के आ रहे हैं और बेच रहे हैं, सिर्फ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन वर्क हमारा नहीं है, तो हमें क्या करना है कि दोनों कंडीशन में माल तो परचेस करना ही पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्शन का वर्क है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग वर्क है तो उसके लिए रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के बाद उसकी पैकेजिंग करके और उसे सेल करना पड़ेगा। नहीं तो जो ऑलरेडी फिनिश्ड गुड है उसे परचेस करेंगे और उसे सेल करेंगे। तो आप एक बिजनेसमैन बन जाइए। मेरा शॉप है, मैं माल बेच रहा हूँ और मैं माल बेच रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? व्हाट कम इज डेबिट? माल बेच रहा हूँ, सामान बेच रहा हूँ दुकान से, कोई भी चीज़, तो माल तो गया किसके पास? कस्टमर के पास, और उसने हमें क्या दिया? पैसा। तो बिजनेस में और हमारे पास क्या है? पैसा है। तो व्हाट कम इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। और एक चीज़ ध्यान रखना, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट एंड परचेस ऑलवेज डेबिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। उस दिन भी बताया था परचेस वाले में, परचेस हमेशा डेबिट होती है और सेल्स उसकी जस्ट अपोजिट है, क्रेडिट होगी। तो अभी हम सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बता दिया कि जब तक आप स्टूडेंट बन के रहोगे आपकी समझ में नहीं आएगा। आपको क्या बनना पड़ेगा? एक बिजनेसमैन बन के ही आप सारी एंट्रियों को समझ सकते हैं। अभी जो हम करने जा रहे हैं, जनरल एंट्री चल रही है हमारी इतने दिनों से। जनरल एंट्री क्या है? जनरल एंट्री जो है वो एक बिजनेसमैन जो रहता है, एक व्यापारी रहता है, वो सुबह से शाम तक हजारों ट्रांजैक्शन करता है। ट्रांजैक्शन, लेन देन, सौदे, जिसे हम बोलते हैं सुबह से शाम तक माल बेचना खरीदना, इसको क्या बोलते हैं? माल बेचना और खरीदने को क्या कहते हैं? सौदा करना। और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन करना। तो माल खरीदना, तो सुबह से शाम तक हजारों ट्रांजैक्शन करता है। अब उसमें से कुछ कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जरूरी तो नहीं सारे कस्टमर, जितने भी ग्राहक है आपके पास, सारा नगद ही खरीद के ले जाएंगे। और आपने भी ऐसा करके रखा कि नहीं हम नगद ही बेचेंगे, उधार नहीं बेचेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। बिना उधारी के तो काम चलता ही नहीं, बिजनेस चलता ही नहीं। तो हर जगह पर क्रेडिट सेल्स करनी जरूरी रहती है। तो आप वहाँ पर देखते हैं कि कुछ नगद और कुछ उधार हो रहा है। तो आपका पूरे दिन में कितना लेन देन हुआ, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसको जिस बुक में एट ए टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाता है
उसे जनरल बुक कहते हैं, उसे रफ बुक कहते हैं, और जिसमें ओरिजिनल एंट्रीज होती है। जनरल में कौन सी एंट्रीज होती है? ओरिजिनल एंट्री एट ए टाइम कर ली जाती है। क्या लेन देन हुआ, उधार हुआ, नगद हुआ, किससे हुआ, कितना पेमेंट दिया है, कितना ड्यू है, कितना रिसीव हो चुका, वो सारा उसमें किया जाता है। डबल एंट्री जो सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स हर एक ट्रांजेक्शन को, जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको दो जगह पर लिखना है, दो जगह पर मेंशन करना है, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। हर एक ट्रांजेक्शन को, किसी भी ट्रांजेक्शन को दो जगह पर रिकॉर्ड किए जाने वाला जो सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम है। और डबल एंट्री सिस्टम जो है ये किसको, जनरल जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स है उनके ऊपर आधारित है, पूरी उन्हीं को फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग की जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो जनरल है वो डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांतों पर आधारित है। और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन को दो जगह पर रिकॉर्ड किया जाना, दो पार्ट जगह, दो साइड्स में रिकॉर्ड किया जाना, दो प्लेस पर रिकॉर्ड किया जाना। एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। दोनों साइड पर मतलब एक ट्रांजेक्शन को दो जगह दोनों साइड में रिकॉर्ड किया जाना, वो होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो चलिए अब हम सेल्स से रिलेटेड करते हैं। सेल्स खरीदने का काम कर लिया, बेचने का काम करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी एंट्री है, जो क्वेश्चन है, मैंने इसे खुद से बनाया है। अब देखिए बुक में क्या होगा, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा, एंट्री चेंज नहीं होगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होता है। आप मैच कर लेना, आपके हर एक क्वेश्चन में यही एंट्री मिलेगी, सिर्फ क्या हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ फर्स्ट एंट्री कर रखी है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000, यानी कि 20,000 रुपये का माल नगद बेचा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैसे बेचा है, नगद बेचा गया है माल को। तो उसकी एंट्री क्या होगी, व्हाट कम इज डेबिट। तो आपने माल बेचा तो आपके पास क्या आया, पैसा आया, पैसा आया और माल गया। क्या किया आपने, माल को सेल्स किया है, बेचा गया है माल। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, पैसा आया माल बेचने से, तो कैश अकाउंट, व्हाट कम इज डेबिट, 3 गोल्डन रूल्स तो हर जगह फॉलो होंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 एंड 20,000। नरेशन क्या, बिंग लगा के पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिखना। अब सेकंड एंट्री इसकी अगर देखी जाए तो सोल्ड गुड्स टू रवि, रवि को माल बेचा, कितने का बेचा, 10,000 का बेचा आपने, रवि को बेचा। अब देखो सोल्ड गुड्स टू रवि, फॉर कैश नहीं लिखा है, फॉर कैश नहीं लिखा मतलब उधार है, क्रेडिट सेल्स है। नाम कब लिखते हैं, किस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, जिससे हमने उधार माल बेचा है, क्योंकि उससे हमें पैसा भी तो लेना, वरना हमारी मेमोरी से वो चीज़ डिलीट हो जाएगी, हम भूल जाएंगे तो लॉस हो जाएगी। इसलिए एट ए टाइम उसे रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ क्या लिखना है, नाम लिखना है। क्या किया है अपन ने, रवि को माल बेचा है, तो रवि ने भी पैसा नहीं दिया है, तो क्या लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे कैश की जगह। तो रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रवि नाम के आगे अकाउंट वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता, तो रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 10,000 दोनों साइड में। अब जो थर्ड एंट्री है, सोल्ड गुड्स थ्रू कान्हा ₹10,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। कान्हा को आपने माल बेचा है, लेकिन कैसे बेचा है, ट्रेड डिस्काउंट पर। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो कंपलसरी डिस्काउंट हो रही है, ऑल जो जितने भी कस्टमर्स और बायर्स रहते हैं सभी को अलाउ और रिसीव होता है, चाहे वो कैश परचेस करे या क्रेडिट परचेस करे, वो कैश सेल्स करे या क्रेडिट सेल्स करे, दोनों कंडीशन में जो कंपलसरी डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो यहाँ पर कितने का माल बेचा है आपने, सोल्ड गुड्स टू कान्हा को 10,000 का, और 10,000 का के ऊपर आपने क्या दिया, 8% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपका जो इनवॉइस प्राइस कितनी है, 10,000। फार्मूला जो परचेस में लगाया था सेम वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। इनवॉइस प्राइस इंटू रेट अपॉन 100। इनवॉइस प्राइस 10,000 है, 100 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई किससे किया, रेट से किया, 8% है रेट। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, 8 से 1 का किया तो 800 रुपीज़ के आ गया आपका ट्रेड डिस्काउंट आ गया। और ट्रेड डिस्काउंट को लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट डिडक्ट करके अमाउंट लिख दिया जाता, ऐसा डिस्काउंट नाम से उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता जनरल में। 10,000 में से 800 हमने जब डिडक्ट किया, माइनस किया, तो हमारी जो सेल्स आई 9,200। तो एज इट इज़ यही अमाउंट हम लिख देंगे ट्रेड डिस्काउंट में। तो यहाँ पर क्या किया आपने, ट्रेड डिस्काउंट दिया है और उधार बेचा है, कान्हा को भी कैश नहीं है, फॉर कैश नहीं लगा है। तो यहाँ पर फोर्थ एंट्री है, सॉरी थर्ड एंट्री है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 5,000। ये फोर्थ मैंने बाय मिस्टेक पढ़ ली थी। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 5,000 रुपीज़।
तो यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया। देखो अभी मैंने पढ़ दिया था कान्हा, उससे पहले रवि, तो अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जब जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं और जिससे हमें पैसा लेना है वो क्या कहलाएगा? डेबिटर्स। डेबिटर्स देनदार, हमारा हिंदी में देनदार। और जिस व्यक्ति से हमने माल खरीदा है और जिसे हमें पैसा देना है वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है? हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। पिछले साल 11th में मैंने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के नाम याद करवाए थे आपको बैलेंस शीट में। तो उस बैलेंस शीट में आपने देखा था कि क्रेडिटर है वो लाइबिलिटीज़ में आया था और डेबिटर है वो एसेट्स में आया था। तो वो व्यक्ति जिसे हमने माल बेचा और जिससे हमें पैसा लेना बाकी है वो क्या कहलाएगा? डेबिटर्स कहलाएगा। तो यहाँ नाम नहीं दिया है तो हम क्या लिख देंगे? उसको डेबिटर्स लिख देंगे। तो डेबिटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने उसे सेल्स की 5000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू कान्हा एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट तो जैसे मैंने अभी समझा ही दिया था, पहले पढ़ दी थी। तो 9200 हमारी क्या आ गई? सेल्स आ गई। तो कान्हा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9200। नेक्स्ट आपकी आती है एंट्री 5 नंबर, उसमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही हैं। तो वो बोल रहे सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। दोनों प्रकार के डिस्काउंट दिए गए हैं, कैश और ट्रेड दोनों। कितने का माल बेचा? 20,000 रुपीज़ का। एक बात ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट है वो हमेशा कैश के साथ ही चलेगा। कैश को डेबिट से करेंगे रिकॉर्ड आप तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। कैश को क्रेडिट करेंगे परचेस के टाइम तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्रेडिट और डिस्काउंट अलाउ होगा तो डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए लॉस है ना, माल बेच रहे हैं डिस्काउंट पर बेच रहे हैं तो लॉस तो होगा ना। कम में बेच रहे हैं ना, जितने का माल था लिस्ट प्राइस से कम में बेच रहे हैं। अब लिस्ट प्राइस से कम में जो ट्रेड डिस्काउंट है वो तो कंपलसरी, बट यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं कैश परचेसर को, तो क्या करेंगे? डिस्काउंट है डेबिट होगा और डिस्काउंट किसके साथ चलता? कैश के साथ चलता। ध्यान रखना, यूँ भूल जाओ ना तो के सेल्स और परचेस की एंट्री अगर याद हो गई है कि परचेस डेबिट होता है तो डिस्काउंट क्या होगा उसके साथ? तो डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है, कैश के साथ लिखा जाता है। कैश डेबिट है तो डिस्काउंट डेबिट है, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट है। बस ऐसा कर लेना इस डिस्काउंट को याद सेल्स में। तो अब हम करते हैं 20,000 का हमारा जो गुड्स था, इनवॉइस प्राइस कितनी थी? 20,000। तो ये इनवॉइस प्राइस इंटू रेट अपॉन 100, तो इनवॉइस प्राइस 20,000। ट्रेड डिस्काउंट की जो रेट है वो 10% है इंटू 10 अपॉन 100। इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से इस जीरो, दोनों को कैंसिल कर दिया तो 2,000 रुपीज़ से वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट आ गया। अब 20,000 हमारी इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस में से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, तो 20,000 में से 2,000 माइनस किया तो 18,000 जो आ गया हमारा क्या आ गया? सेल्स आ गई। अब इस सेल्स पर हमें कैश डिस्काउंट देना, तो कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद ही दिया जाता है। पहले ट्रेड को माइनस करेंगे कैलकुलेट करके, उसके बाद जो अमाउंट आता उस पर कैश दिया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं दिए जाते। तो 18,000 पर 5% हमें क्या देना है? कैश डिस्काउंट। 18,000 इंटू 5 अपॉन 100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो को हमने कैंसिल कर दिया। अब 180 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 18 5 जो 90 और 1 0 जो है एज इट इज जगह, तो 900 रुपीज़ क्या है हमारा? कैश डिस्काउंट। तो जो कैश डिस्काउंट है ये सेल्स आ गई 18,000, डिस्काउंट जो आया वो 900 आया। 18,000 में से 900 माइनस किया तो कितना पैसा कैश हमारे पास आएगा? तो 17,100 जो है वो कैश रिसीव होगा जिस व्यक्ति को हम माल बेच रहे हैं उससे। और मैंने क्या कहा? डिस्काउंट किसके साथ रहेगा? हमेशा कैश के साथ रहेगा। तो माल बेचा है तो पैसा आएगा, कैश आ रही है तो व्हाट कम इज डेबिट, तो क्या आया? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट किसके साथ चलेगा? कैश के साथ, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना, डिस्काउंट किसके साथ चलता है? कैश के साथ। टू सेल्स अकाउंट। कैश कितना? ये देखिए यहाँ कैलकुलेशन में सब लिख लिया, पहले सेल्स है, फिर डिस्काउंट है और फिर कैश है। कैश 17,100 लिख दिया, डिस्काउंट 900 वहाँ से लिख दिया। इन दोनों को टोटल करके 18,000 की हमारी सेल्स, या पहले ही हमने सेल्स यहाँ लिख लिया कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आता है, अगर गुड सोल्ड कर रहे हैं तो वो सेल्स आएगी और परचेस कर रहे हैं तो वो परचेस आएगी। अब क्या करना? इन सब का टोटल करना है। टोटल करने का तरीका वही जो उसमें सीखा था, इन दोनों का टोटल ये है, यहाँ से 20, 30, 35 और यहाँ ये 10 इसमें से उठा लो तो कितना आ गया? 45। अब 45 ये है और ये कितना है? 45 को पर्सनल कर लो, 8,000 ये है और 9,000 ये है, 17,200।
तो 17,200 और उसको कितना 45,000 था, तो 45 इनको प्लस कर दो तो 62,200 जो हमारा टोटल ऑफ जनरल। तो यहाँ इन दोनों का टोटल इक्वल रहता है हमेशा, बोथ साइड जो रहती है डेबिट और क्रेडिट वो हमेशा इक्वल रहती है। तो 62,200 क्या आया हमारा टोटल ऑफ जनरल। और ये हो गया हमारा गुड्स सोल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब माल को हमने कैसे बेचा है, ट्रेड डिस्काउंट पर भी बेचा है, कैश डिस्काउंट पर भी बेचा है, उधार भी बेचा और नगद भी, कैश क्रेडिट और दोनों टाइप्स के डिस्काउंट भी इस पर हमने समझ लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आप जो ये जनरल एंट्री अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली तो आप टैली कोर्स करने जा रहे हो, PGDCA करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो कंप्यूटर से रिलेटेड या आपके आगे जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप, उन सब में जनरल एंट्री का आना, और जनरल एंट्री आपने कर ली तो पूरी बुक आपकी यूं ही सॉल्व हो जाएगा। जितनी मेहनत करनी जनरल पे कर लीजिए, दूसरी जगह आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना, इसलिए इस पर मेहनत कर लीजिए। अब आपको बिजनेसमैन बन के ही एंट्रियाँ करनी है। आप माल खरीद रहे हो तो आपके पास से क्या आ जा रहा है, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, मैं ड्रेस खरीदने जा रहा हूँ तो मेरे पास ड्रेस है और मैंने उसको पैसा दिया तो मेरे पास से पैसा गया और मेरे पास ड्रेस है। तो बस अपना 3 गोल्डन रूल्स, वर्ड कम इज डेबिट एंड वर्ड गोज आउट इज क्रेडिट। आप कैसे भी करके खरीदना बेचने का काम थोड़ा सा करो कि मैं अगर वही चीज़ मैं बेच रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, मेरे पास क्या आएगा और क्या जाएगा, वही जनरल एंट्री में करना है। और इस तरह से सोच कर अगर आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आएगा। बेस्ट ऑफ लक, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बिजनेस करना है तो बिजनेस करिए और जॉब करना है तो जॉब करिए या मेरी तरह टीचर बन जाइए। सबको बिजनेसमैन बनाइए और आगे की नहीं, बहुत स्कोप है कॉमर्स में। CS करके आप कितना आगे जा सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। BCom करके, MBA करके आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। आप बैंक में जॉब कर सकते हैं, आप खुद का बैंक खोल सकते हैं, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप अपनी खुद की कंपनी डाल सकते हैं, इंडस्ट्री खोल सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो कॉमर्स वाले नहीं कर सकते। आपके वेयर हाउसिंग वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब क्या आपके अंडर ही आते हैं। इतना वाइड स्कोप है कॉमर्स में, एक तरह से ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन इसमें वो है सोर्स, इतना सोर्स है, कहीं से किधर से भी कहीं भी बैठ जाओ आप। कॉमर्स वाला कभी खाली नहीं बैठता अपने जीवन में। कॉमर्स वाले के पास इतने सारे ऑप्शन रहते हैं कि बस उसे चुनना रहता है कि मुझे क्या पसंद है, इतने ऑप्शंस है उसके पास। इसलिए बेस्ट सब्जेक्ट है कॉमर्स। बस थोड़ी सी मेहनत तो सब में करनी पड़ेगी, किसी भी सब्जेक्ट में जाओ उसे समझ लोगे तो सफल हो जाओगे, किसी भी चीज़ को समझ लोगे तो सफल हो जाओगे, इसलिए लग जाओ।